So hello all and a very good evening. Lecture of IOC. So in the last class हमने स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने ग्रुप 1 एलिमेंट स्टार्ट किया था और हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, जैसा कि हम इस पेज में देख सकते हैं हमने बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स हाइड्रेशन ऑफ आयंस. Now we have to start with the discussion of hydration of ions, hydrated radius and hydration energy. ठीक है, अभी इसमें बेसिक जितना लगता है बस मैं पहले उतना बता देता हूं. डिटेलिंग में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पहुंचेंगे. ठीक है, राइट. तो पहली बात, जैसा यहां पे बता रहे हैं कि हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेटेड रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी. तो पहले ये थोड़ा बहुत जो लगा उसको पढ़ लेते, फिर मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में आता हूं. तो हमें पता है कि सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयनिक. अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड द सॉल्बिलिटी इन वाटर एंड द सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्बिलिटी इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द आयंस गेट हाइड्रेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. समझे क्या मतलब? अल्कली मेटल कटायन प्लस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स व्हाट? हाइड्रेटेड कटायन. अभी आएंगे, एक्सप्लेनेशन में आएंगे. अब यहां पे क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं स्मॉलर द कटायन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इट्स हाइड्रेशन. कटायन जितना छोटा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा. मतलब कटायन जितना छोटा वो उतना ज्यादा हाइड्रेट हो सकता है. समझे क्या? दस डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ M प्लस आयन डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. कॉन्सिक्वेंटली रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीजेस फ्रॉम Li प्लस टू Cs प्लस. तो अभी इस वाले पैराग्राफ को पढ़ के तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आया होगा. ज्यादा समझने के लिए हम आगे बढ़ते. तो देखो जरा यहां पे क्या बताया जा रहा है. देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. हाइड्रेशन ऑफ अल्कली मेटल आयंस. ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कली मेटल आयंस मतलब क्या? अल्कली मेटल आयन जनरली, अगर हम लोग थोड़ा याद करें डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइटोमोस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. यस नॉट? मतलब मेटल एटम इन द गैस स्टेट, मेटल एटम इन द गैस स्टेट, इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं. इससे क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है. तो हमारे पास जो मेटल कटायन आया वो किस स्टेट में आया? वो गैस स्टेट में आया. ठीक है, राइट. तो ये जो मेटल कटायन है, अब हमें इस मेटल कटायन का क्या करना है? इस मेटल कटायन का हाइड्रेशन करना है. मतलब इसको पानी में डिसॉल्व करना है. हाइड्रेशन करना मतलब टू डिसॉल्व इन वाटर. टू डिसॉल्व इन वाटर, इसका हाइड्रेशन करना मतलब हमें इसको पानी में डिसॉल्व करना है. मतलब हमारे पास ये जो अल्कली मेटल कटायन है, इसको जब पानी में डालेंगे, मतलब बहुत सारे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करेगा? दिस विल फॉर्म अ हाइड्रेटेड आयन M प्लस एक्वस या MH2O होल N, और ये प्लस साइन. मतलब क्या? ये क्या है? ये है हाइड्रेटेड आयन. और ये क्या बता रहा है? हाइड्रेटेड आयन क्या बता रहा है? M प्लस इज surrounded by water molecules. देखो कैसे. ये हमारे पास क्या है? ये ग्रुप 1 कटायन है. यहां पे मैंने प्लस चार्ज दिखाया है. ये ग्रुप 1 कटायन है. और ग्रुप 1 कटायन जो है, ये जो मैंने येलो एरोस दिखाई, ये क्या है? ये रेडियस ऑफ ग्रुप 1 कटायन है. कोई सा भी ग्रुप 1 कटायन है, ये उसका रेडियस है, आयनिक रेडियस है. समझे क्या? और ये किस में है? ये गैस फेज में है. समझे क्या? हमने क्या किया? इसको पानी में डाला क्योंकि हम इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं. तो जैसे ही हम इस कटायन को पानी में डालेंगे, हमें पता है वाटर क्या होता है? डाइपोल होता है. वाटर इज अ डाइपोल, है कि नहीं? क्योंकि वाटर डाइपोल होता है, मतलब उसके पास डेल माइनस डेल माइनस, डेल प्लस और डेल प्लस. तो जैसे ही हमने कटायन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, हमने जैसे ही कटायन को पानी में डाला, तो पानी में क्या होगा? पानी में जो वाटर डाइपोल्स हैं, अभी तुमने फिजिक्स में डाइपोल पढ़ा हुआ है. डाइपोल कैसा? नाम से पता चला डाइपोल, एक चार्ज एक साइड माइनस एक साइड प्लस. तो जैसे इसको पानी में डालेंगे, जो वाटर डाइपोल्स हैं
दे विल सराउंड, तुम्हें दिख रहा होगा जो वाटर डाइपोल्स हैं, दे विल सराउंड दिस कटायन, गेटिंग ना, एंड बिकॉज दे विल सराउंड दिस कटायन, किस तरह से सराउंड करेंगे, ये जो कटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर डाइपोल्स क्या करेंगे, वाटर डाइपोल का जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल फेस, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने डायग्राम बनाया है, वाटर डाइपोल्स का जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू फेस द what, that is going to face the cation, getting ना, you can see that कि water dipole का जो negative part है that is getting attracted towards the positively charged cation, जिसकी वजह से ये जो positively charged cation है this is surrounded by large number of water molecules, समझे क्या, राइट। तो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने बताया कि alkali metal cation is surrounded by H2O dipoles attracting the opposite charges, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है उस पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इस वजह से वाटर डाइपोल्स ने क्या कर लिया, इस कैटायन को सराउंड कर लिया, समझेगा। तो इसको या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करो, या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो, या फिर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। देखो जरा, ये जो लाल मैंने रेड से दिखाया है वो क्या है, रेड से जो मैंने दिखाया है दैट इज व्हाट, ये जो मैंने रेड से दिखाया है जिसको अभी मैं ग्रीन से ओवरलाइन कर रहा हूं, ये क्या है, ये कैटायन था गैस फेज में, जो कैटायन गैस फेज में था, ये जो सराउंडिंग में ब्लू है, ये ब्लू क्या है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग what, these are the water molecules which are surrounding M plus ion, समझे। एंड ये जो पूरा असेंबली है, this entire assembly is known as hydrated M plus cation, and this hydrated M plus cation is represented by M plus aqueous or in the form of complex, actually complex नहीं है, बस ये representation है, in the form of M H2O whole n, मतलब जो M plus cation है it is surrounded by some n number of water molecules, बस इसका मतलब ये हुआ, समझेगा, राइट। और यहां से में क्या दिख रहा है, यहां से में एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रेटेड आयन है इसका आउटर बाउंड्री, देखो जो मैं ग्रीन से सर्कल किया मैंने, ये इसका आउटर बाउंड्री है, समझे क्या। तो रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, अगर हमसे कहा जाए रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, देखो मैंने येलो से एरो दिखाया है, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा, सेंटर ऑफ द आयन से लेकर के, रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन देखो सेंटर ऑफ द आयन से लेकर के आउटर पेरिफेरी, गेटिंग ना, जो मैंने ग्रीन वाला थिन सर्कल बनाया है, सेंटर ऑफ द आयन से लेकर के आउटर पेरिफेरी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, समझे क्या। तो एक बात तो हमें यहां से एकदम क्लियर पता चल रही है, एक बात तो हमें यहां से एकदम क्लियर कट पता चल रही है कि यहां पे हमें दिख रहा है कि जो गैस आयन का जो रेडियस है, मेटल आयन का जो रेडियस है, एंड जो हाइड्रेटेड आयन का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, देखो M प्लस एक्वस का जो रेडियस है इट इज मोर देन रेडियस ऑफ द गैस आयन, समझे क्या। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज अ डायग्राम फॉर हाइड्रेटेड आयन, समझे क्या, समझ गए होगे, राइट। अच्छा अब देखो जरा, यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। क्या बताया मैंने यहां पे कि क्योंकि हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स, जब हाइड्रेशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। देखो यहां पे देखो जरा, ये देखो क्या देखा मैं यहां पे, ये वाला देख लो, कैटायन पे क्या प्लस चार्ज है और जो डाइपोल्स उनमें क्या है, उनका नेगेटिव एंड क्या कर रहा है, प्लस चार्ज को फेस कर रहा है, मतलब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, समझे क्या। तो एक तरह से क्या हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, एंड जहां पे भी बॉन्डिंग होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, हेंस हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, दैट मींस एनर्जी इज रिलीज, समझे क्या, राइट। एंड energy is released, energy released is known as enthalpy of hydration, energy release is known as enthalpy of hydration, this is negative, this is enthalpy of hydration and this value is negative। हमें पता है जब भी एनर्जी रिलीज होता है तो वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज रिलीज, इट इज नॉट द नंबर लाइन, समझे क्या, राइट। तो सीधी बात
more negative value of enthalpy of hydration means what? More energy is released, which means more extent of hydration. समझे क्या? करेक्ट, ठीक है। तो अभी इसकी बात करेंगे। फिर देखो, अब यही चीज आ गई। देखो, स्मॉलर द आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। अब इसको समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीधी बात, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझा जाए इसको? सपोज करो मैं क्या करता हूं, आई विल लेट अस अज्यूम दैट वी हैव 2 बॉल्स। ठीक है, हमारे पास क्ले की, जो क्ले होता है ना, हमारे पास क्ले के 2 बॉल्स हैं। एक बॉल जो है बहुत ही छोटा है क्ले का, समझे क्या? और एक बॉल जो एकदम प्रैक्टिकली सोचना, अज्यूम करना कि यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, स्मॉलर द आयन, सेकेंड वाला पॉइंट, स्मॉलर द आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बता रहा हूं? सेकेंड वाला पॉइंट बता रहा हूं, स्मॉलर द आयन मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ऐसा क्यों? एकदम प्रैक्टिकली सोचना। सपोज करो हमारे पास क्ले की 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और उनका साइज जो है अलग अलग है। एक बहुत छोटा बॉल है क्ले का, समझे क्या? और एक बहुत ही बड़ा बॉल है क्ले का, समझे क्या? और हमारे पास जो है बस दोनों के लिए देयर इज ओनली व्हाट? देयर इज ओनली 1 टीस्पून ऑफ वाटर। दोनों के लिए, फॉर बोथ द क्ले बॉल्स देयर इज ओनली 1 टीस्पून ऑफ वाटर, या फिर दोनों के लिए देयर इज ओनली 1 ml ऑफ वाटर। 1 ml वाटर मैंने इसको दिया एंड 1 ml वाटर मैंने इसको दिया, ठीक है। तो छोटे वाले बॉल पे जब 1 ml वाटर पड़ेगा, तो क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो वो 1 ml वाटर क्या होगा? दैट विल बी सफिशिएंट टू एंटायरली कवर दिस वेरी स्मॉल क्ले बॉल। दैट 1 ml वाटर विल बी एंटायरली सफिशिएंट, मतलब बहुत कम पानी ना, 1 ml तो बहुत कम होता है ना। दिस 1 ml वाटर विल बी एंटायरली सफिशिएंट टू प्रॉपरली कवर दिस स्मॉल क्ले बॉल। एंड इतना ज्यादा कवर कर लेगा कि ये जो छोटा सा क्ले बॉल था, दिस बिकम्स स्टिकी एंड वेट, बहुत एकदम भीग जाएगा, एकदम स्टिकी हो जाएगा। बट क्योंकि ये जो बड़ा वाला क्ले बॉल है, बड़ा वाला जो क्ले बॉल है, उसमें 1 ml पानी डाला, तो उसमें 1 ml पानी कहां चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 ml पानी, देख सकते हो 1 ml पानी कहां किधर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पता ही नहीं चलेगा, समझेगा। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज नॉट एट ऑल वेट और स्टिकी, यस नॉट। तो फॉर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर 1 ml वाटर इज सफिशिएंट टू कंप्लीटली कवर अ वेरी स्मॉल clay ball, but it is insufficient to completely cover a large clay ball। इसका मतलब क्या? जो small वाला clay ball है, that is undergoing more wetting by a given amount of water as compared to bigger clay ball। Getting ना? Right? Bigger clay ball is undergoing less wetting or less hydration by same amount of water। समझे क्या? Getting? तो वही चीज मैंने बताया कि आयन जितना छोटा होगा, स्मॉलर द आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। गेटिंग ना? राइट। तो जैसे हमें पता है कि नॉन हाइड्रेटेड आयंस, मतलब गैस फेज में आयंस, Li प्लस गैस, Na प्लस गैस, K प्लस गैस, Rb प्लस गैस, Cs प्लस गैस, ये गैस फेज में आयंस है, समझे क्या? और हम लोग Li प्लस से Cs प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? नॉन हाइड्रेटेड आयंस, मतलब नॉन हाइड्रेटेड आयंस, या फिर ये कह दो कि ये जो है गैस फेज में है, अभी इनका हाइड्रेशन नहीं हुआ है। तो क्या लिखा है कि लीडियम से Li प्लस से Cs प्लस जा रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? आयनिक साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। बताया मैंने, आयन जितना छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, आयन जितना बड़ा उसका हाइड्रेशन उतना कम। तो Li प्लस से Cs प्लस जा रहे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, समझे क्या? इसका मतलब द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या है? Li प्लस
Na प्लस के प्लस Rb प्लस CS प्लस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम Li प्लस टू CS प्लस क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस। Li प्लस से CS प्लस जा रहे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझे क्या? फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया, मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन मींस जितना ज्यादा हाइड्रेशन, जिस केस में हाइड्रेशन ज्यादा हो, मतलब मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, more negative will be the enthalpy of hydration, means more energy is released as hydration energy। मतलब Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, ये क्या दिखा रहा है हमें, क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि अगर हम लोग Li प्लस से CS प्लस जा रहे हैं तो ये कौन सा ऑर्डर दिखा रहा है, ये ऑर्डर दिखा रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस। क्योंकि Li प्लस से CS प्लस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस, तो एज अ रिजल्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विल डिक्रीज। मतलब Li प्लस विल हैव मैक्सिमम नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब Li प्लस का जब हाइड्रेशन होगा तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा, एंड CS प्लस का जब हाइड्रेशन होगा तो उसमें लीस्ट एनर्जी रिलीज होगा। समझे क्या? राइट, तो ये कह सकते हैं कि Li प्लस से Na प्लस जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम्स लेस नेगेटिव। मैंने अभी ऊपर लिखा यहां पे मैंने लिखा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझे क्या? तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसा, ज्यादा नेगेटिव, मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड जिसका हाइड्रेशन कम उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसा, लेस नेगेटिव, मतलब लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। समझे क्या? तो जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है, फॉर Li प्लस प्लस n वाटर गिव्स Li प्लस एक्वस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव है एंड दिस विल बी द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। समझे क्या? मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। समझे क्या? उसी तरह से CS प्लस का हाइड्रेशन किया तो ये आया हाइड्रेटेड आयन, तो यहां पे भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव होगा, मगर क्या होगा, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब क्या, लीस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। राइट, बात समझे क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी बस एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज मान लो कितना, बस ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए -100, एंड दिस इज मान लो कितना, CS प्लस के हाइड्रेशन के लिए मान लो कितना, -30। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li, बस एग्जांपल के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जांपल के लिए बस, जैसे Li प्लस का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना हो गया, -100, मतलब जब Li प्लस का हाइड्रेशन हो रहा है तो 100 यूनिट्स ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। समझे क्या? उसी तरह से CS प्लस का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना, -30, मतलब जब CS प्लस का हाइड्रेशन हो रहा है तो 30 यूनिट्स ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। तो किसमें ज्यादा हीट रिलीज हुआ, यहां पे 100 यूनिट्स ऑफ हीट रिलीज हुआ, मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर फॉर Li प्लस एज कंपेयर टू CS प्लस, क्योंकि Li प्लस अंडरगोज मोर हाइड्रेशन दैन CS प्लस, क्योंकि Li प्लस हैज गॉट अ स्मॉलर साइज दैन CS प्लस। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा, अभी ये सारी चीजें वैल्यूज हैं, अभी हमारे इसी पेज में है, अभी पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं। अब देखो जरा, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कैटायन जितना छोटा, हमने देखा अभी कैटायन गैस फेज में, स्मॉलर द कैटायन, गैस फेज में कैटायन जितना छोटा, स्मॉलर द कैटायन इन गैस फेज, गैस फेज में कैटायन जितना छोटा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा। समझे क्या? अच्छा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा मतलब क्या, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, कैटायन गैस फेज में जितना छोटा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा, मतलब ये जो ग्रीन सर्कल से मैंने, ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है ना, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, रेड वाले कैटायन के सराउंडिंग में उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। समझे क्या? एंड अगर रेड वाले कैटायन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो रेडियस ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेटेड आयन का जो रेडियस है, ये क्या होगा, ये उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो वही चीज मैं बता रहा हूं, मैंने वही चीज यहां पे बताया है। क्या बताया है यहां पे कि स्मॉलर द कैटायन इन द गैस फेज, गैस फेज में कैटायन जितना छोटा होगा उस कैटायन का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है उतना ज्यादा होगा, मतलब छोटा कैटायन, जितना छोटा कैटायन गैस फेज में उसका उतना ज्यादा हाइड्रेशन, उसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा कवर है वाटर मॉलिक्यूल से, बहुत काफी ज्यादा लेयर्स चढ़ गए हैं वो उस
छोटे से कटायन के ऊपर, मतलब कई सारे लेयर्स ने एक के ऊपर एक लेयर बना रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, गैस फेज में कटायन जितना छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, हाइड्रेशन जितना ज्यादा more will be the size of hydrated ion or more will be the hydrated radius। ये देखो, गैस फेज का कटायन जितना छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा, या उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेटेड रेडियस। समझे क्या? अच्छा, हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, देखो देखो जरा यहां पे, देखो यहां पे कि हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, खुद ही देखो, हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, ये है ना हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन हमें ये दिखाई दे रहा है, ये देखो जो अब मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दिख रहा है ना हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, ये जो हाइड्रेटेड आयन है ये उतना बड़ा होगा, उतना भारी होगा, उतना बल्कि होगा, है कि नहीं? राइट। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, ग्रेटर विल बी द बल्कीनेस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैटायन गैस फेज में जितना छोटा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज, उतना ज्यादा बल्कीनेस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। सो देयरफॉर अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ा हाइड्रेटेड आयन होगा Li प्लस एक्वस, एक्वस लिखा है मतलब वो हाइड्रेटेड है। फिर क्या होगा? Na प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस मतलब हाइड्रेटेड। फिर क्या होगा? K प्लस एक्वस मतलब हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन। फिर क्या होगा? Rb प्लस एक्वस मतलब हाइड्रेटेड रुबिडियम आयन। फिर क्या होगा? Cs प्लस एक्वस मतलब हाइड्रेटेड सीजियम कटायन। दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, दिस इज नॉट द साइज ऑफ आयन इन द गैस फेज, दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। समझे क्या? तो देखो मैंने यहां पे ये एरो बनाया हुआ है, इस एरो के डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है? हाइड्रेटेड रेडियस डिक्रीजेस, एंड जैसे कि हाइड्रेटेड रेडियस डिक्रीज होगा उसी ऑर्डर में बल्कीनेस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब मोस्ट बल्की हाइड्रेटेड आयन इन द ग्रुप 1 इज Li प्लस एक्वस, देन सेकेंड मोस्ट बल्की इज Na प्लस एक्वस, थर्ड मोस्ट बल्की इज K प्लस एक्वस, देन इट इज Rb प्लस एक्वस, देन इट इज Cs प्लस एक्वस। समझे क्या? तो Li प्लस एक्वस इज मोस्ट बल्की हाइड्रेटेड आयन एंड लीस्ट बल्की हाइड्रेटेड आयन इज Cs प्लस एक्वस। समझे क्या? राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखा है यहां पे, नेक्स्ट यहां पर जो मैंने बताने की कोशिश करी है, देखो जरा ध्यान से, लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस। आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब क्या? सपोज करो जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है? एक्वस सोल्यूशन में आयन है, तो एक्वस सोल्यूशन में तो आयन क्या होगा? हाइड्रेटेड रहेगा ना। एक्वस सोल्यूशन में आयन गैस फेज में तो रहेगा नहीं, एक्वस सोल्यूशन में तो आयन कैसा रहेगा? हाइड्रेटेड रहेगा। समझे क्या? आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या? ये जो हाइड्रेटेड आयन है, दिस हाइड्रेटेड आयन, ये जो हाइड्रेटेड आयन है, हाइड्रेटेड आयन, आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या? हाइड्रेटेड आयन का माइग्रेट करने का टेंडेंसी। मोबिलिटी मतलब टू मूव। समझे क्या? हाइड्रेटेड आयन का इस तरह से मूव करने का टेंडेंसी। समझे क्या? और आयन जितना मोबाइल होगा, जितना आसानी से मूव कर सकता है इधर उधर, उतना ज्यादा क्या होगा? उसका कंडक्टेंस होगा। हमें पता है आयन जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। तो सीधी बात आयनिक मोबिलिटी एंड आयोनिक कंडक्टेंस जो है, they are inversely proportional to bulkiness। ऑब्वियस ना, आयन जितना, हाइड्रेटेड आयन जितना लेस बल्कि, वो उतना फास्ट मूव कर सकता है, उतना फास्ट भाग सकता है, और जितना फास्ट भागेगा उतना फास्ट क्या करेगा? कंडक्टेंस शो करेगा, उतना अच्छा कंडक्टेंस शो करेगा। तो वही चीज मैंने यहां पे बताने की कोशिश करी कि हाइड्रेटेड आयन का, फॉर हाइड्रेटेड आयन, दिस इज फॉर हाइड्रेटेड आयन, फॉर हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में आयन क्या है? हाइड्रेटेड ही है। फॉर हाइड्रेटेड आयन, आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस।
गेटिंग ना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बल्कीनेस का ऑर्डर हमने देखा, बल्कीनेस मोस्ट बल्की इज Li प्लस, लीस्ट बल्की Cs प्लस, गेटिंग ना? तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन? क्योंकि Li प्लस मोस्ट बल्की है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब हाइड्रेटेड Li प्लस आयन इज मोस्ट बल्की, इस वजह से हाइड्रेटेड Li प्लस आयन का जो आयनिक मोबिलिटी है एंड उसका जो कंडक्टेंस है वो कैसा है? लीस्ट है। एंड Cs प्लस कैटायन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज लीस्ट बल्की, इस वजह से Cs प्लस कैटायन का जो हाइड्रेटेड Cs प्लस कैटायन है, क्योंकि वो लीस्ट बल्की है, इस वजह से उसका आयनिक मोबिलिटी यानी उसका आयनिक कंडक्टेंस कैसा है? मैक्सिमम है। समझे क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन द एक्वस सॉल्यूशन दिस इज द ऑर्डर इन विच द आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज इन द एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस विल इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर शो किया है, क्योंकि इस ऑर्डर में बल्कीनेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझे क्या? राइट। तो एक बार से ये इसको देख लो, ये जो मैंने जितना भी लिखा है हाइड्रेशन ऑफ आयंस के लिए, एक बार से इसको देख लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बुक में जो लिखा है उसको रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। समझे क्या? राइट। इसको देख लो एक बार से अच्छे से, ठीक है? नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू, नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज रिटन इन द बुक। तो देखो जरा, जैसा मैंने बताया अभी, बस हम लोग वही सारी चीजों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। लेट अस जस्ट कंपेयर ऑल दोस थिंग्स। देखो ये क्या है? हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहे हैं। एंगस्ट्रॉम में दिया गया Li प्लस एक्वस कितना? 3.40 एंगस्ट्रॉम, Na प्लस एक्वस कितना? 2.76, K प्लस एक्वस कितना? 2.32, रुबीडियम कितना? 2.28 एंड Cs प्लस एक्वस कितना? 2.27। मतलब क्या? रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड कैटायन इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? उसी तरह से क्या बता रहे हैं? उसी तरह से बता रहे हैं आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दिस हाइड्रेटेड आयन। मैंने बताया कि साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बल्की होगा, उतना आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझे क्या? तो सबसे छोटा हाइड्रेटेड कैटायन कौन सा है? Cs प्लस है, तो बल्क, और सबसे बड़ा हाइड्रेटेड कैटायन कौन सा है? Li प्लस है। तो इनका आयनिक कंडक्टेंस देखो क्या बता रहे हैं? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयन इंक्रीजेस फ्रॉम Li प्लस से Cs प्लस एक्वस, गेटिंग? तो आयनिक मोबिलिटी या आयनिक कंडक्टेंस Li प्लस एक्वस देखो कितना है? 33.5, और Cs प्लस एक्वस कितना है? 68। तो और लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 33.5, 43.5, 64.5, 67.5 इंक्रीज हो रहा है। जो बताया वही चीज है, कुछ नया नहीं है। उसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करें, द हाइड्रेशन ऑफ आयंस इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने बता दिया। द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ आयन, मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर to get it hydrated is known as hydration energy. Hydration energy का definition, the amount of energy released when 1 mole of ion is hydrated is known as hydration energy. ठीक है? Since the degree of hydration decreases from Li plus to Cs plus, मैंने बताया एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, मैंने बताया एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम Li प्लस टू Cs प्लस, इस वजह से द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल आयन ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम Li प्लस टू Cs प्लस। ये वाला पॉइंट का भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। कैटायन गैस फेज में जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। समझे क्या? यहां पे हमने देखा था डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर, देख सकते हो। यहां पे मैंने बताया था स्मॉलर द आयन मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ये गैस फेज में थे, ठीक है ना? तो गैस फेज में थे, देखो एरो के हिसाब से क्या बताया मैंने? आयनिक साइज इंक्रीजेस तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस, मतलब मैक्सिमम हाइड्रेशन Li प्लस का, मिनिमम हाइड्रेशन Cs प्लस का, गेटिंग? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, Li प्लस मैक्सिमम एंड Cs प्लस मिनिमम, गेटिंग ना? तो उसी ऑर्डर में मैंने बताया कि जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा, मतलब उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वही चीज बताया गया यहां पे कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम Li प्लस टू Cs प्लस। तो देखो जरा, मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका होता है? Li प्लस का होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखो जगह Li प्लस का कितना? -506, Na प्लस का कितना है? -406, K प्लस का कितना है? -330, Rb प्लस का कितना है? -310, Cs प्लस का कितना है? -276। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम Li प्लस टू Cs प्लस। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, यहां पे ये
जो वैल्यू है, वैल्यू कैसा हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है। ये नंबर लाइन नहीं है। अपना तेज दिमाग ना लगा देना कि भैया ये -276 और ये -506 है, तो हाँ -276 बड़ा है -506 से। ये गणित का नंबर लाइन नहीं है, मैथ्स का नंबर लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब लीथियम का हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 506 किलो जूल पर मोल। सोडियम का हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 406 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन मतलब एनर्जी रिलीज। पोटेशियम का हाइड्रेशन हुआ मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है 330 किलो जूल पर मोल। रुबिडियम का हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 310 किलो जूल पर मोल। सीजियम का हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 276 किलो जूल पर मोल। तो मैक्सिमम एनर्जी किस में रिलीज हुआ, मैक्सिमम एनर्जी उसमें रिलीज हुआ जिसमें हाइड्रेशन मैक्सिमम हुआ, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुआ Li+ में। समझे क्या? तो क्या क्या हम लोग किस तरह से कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम Li+ से Cs+। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज गेटिंग व्हाट, इट इज गेटिंग लेस नेगेटिव। समझे क्या? तो ये जो ग्रीन वाला एरो है इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर देता हूं, और ये बैकवर्ड एक्सटेंड करके ये क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम Li+ to Cs+ due to decrease in extent of hydration। समझे क्या? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, इस वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। और मैंने मतलब भी समझाया। समझे क्या? राइट। तो ये चीज है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, तो ग्रुप 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटल्स के केस में। मेटल्स के केस में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग मेटल्स केस में डाउन द ग्रुप गए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऐसा डाउन द ग्रुप गए तो क्या होगा, En वैल्यू डिक्रीजेस। एंड अगर En वैल्यू डिक्रीजेस मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस। समझे क्या? राइट। मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन विल इंक्रीज। ये तो ऑब्वियस है, डाउन द ग्रुप जनरली जाते हैं तो En वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझे क्या? ये चीज हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। राइट। तो En वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बारे में यहां पे क्या बताया जा रहा है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज लो इन द अल्कली मेटल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी thus decreases from lithium to cesium because the electropositive character increases। तो इसका एकदम सीधा है। En वैल्यू सीधा सीधा En वैल्यू लिथियम से लेकर सीजियम तक En वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। समझे क्या? इस वाले फिजिकल प्रॉपर्टी में। समझ गए? राइट। उसके बाद ये जो कंडक्टिविटी है, दिस इज द कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक कंडक्टेंस, वो एक्व सॉल्यूशन में था। ये जो कंडक्टिविटी है, दिस इज द कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। एंड बिकॉज दीज आर मेटल्स, तो डेफिनेटली हमें पता है मेटल्स के पास क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से क्या, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गेटिंग तो अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मेटल स्ट्रक्चर। समझे क्या? राइट। उसके बाद स्पेसिफिक हीट की बात कर लो। स्पेसिफिक हीट में ये वेरिएशन पूछ लिया जाता है। स्पेसिफिक हीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, Li+Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट increases due to increase in size। इंक्रीज इन साइज होने की वजह से क्या हुआ,
लिथियम का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सीजियम का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ा गया? डेफिनेटली लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली एज कंपेयर टू सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर मोबाइल एज कंपेयर टू लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। समझे क्या? उसके बाद स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट के बारे में मैं यहां पे बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेसिफिक हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of a substance, heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। समझे क्या? 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। तो ऑब्वियस ही बात है, therefore if we have a good conductor, तो good conductor will need what? Less heat ना, to raise temperature by 1 degree Celsius। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि स्पेसिफिक हीट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट ना, राइट? तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस ऑर्डर में गए तो क्या देखा हमने? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो स्पेसिफिक हीट इट विल डिक्रीज। बात समझे क्या? राइट। तो सीधा सीधा हमें यहां से पता चल रहा है कि स्पेसिफिक हीट का अगर हम ऑर्डर देखते हैं, इफ वी जस्ट लुक एट द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम, हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि स्पेसिफिक हीट वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट 0 डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिथियम कितना? 0.94, सोडियम कितना? 0.29, पोटेशियम 0.17, 0.08, 0.05। ठीक है, राइट। अभी उसके बाद हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे बता देता हूं। हीट ऑफ एटमाइजेशन, जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, it is inversely proportional to metallic bond strength। heat of atomization is inversely proportional to metallic bond strength। मतलब क्या? हमें पता है कि metals, atoms अपने सॉलिड स्टेट में किस तरह से हेल्ड रहते हैं, मैंने कल ही समझाया है ये चीज, है कि नहीं? मतलब ये कई सारे एटम्स हैं और इनको जो है क्या है, इनको जो है इनके जो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये सब कर्नल्स हैं, और ये जो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे पकड़ा हुआ है। समझे क्या? इस तरह से सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज होल्डिंग ऑल द कर्नल्स टुगेदर, इस तरह से। समझे क्या? ये होता है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब ये होता है कि इस पूरे मेटालिक बॉन्डिंग को, मतलब ये जो पूरा सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, पूरा क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ो, इन सबको ब्रेक करो, जितने भी मेटालिक बॉन्ड्स हैं सबको ब्रेक करो। अगर सपोज करो यहां पे कितने एटम्स हैं, ये क्या है, इसमें सपोज करो अगर यहां पे n एटम्स हैं, मतलब मेटल के अगर n एटम्स हैं, गेटिंग ना, तो इनको पूरा तोड़ो, मतलब ये m के n एटम्स हैं और इसको तोड़ के m एटम्स को अलग अलग करो, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m,
सारे एटम्स को अलग अलग कर दो, मतलब एक तरह से क्या, n इंटू m, समझे क्या? पहले क्या था, सबके सब n एटम्स कैसे एक साथ थे, तो ये m होल n कैसा था, एक साथ थे, समझे क्या? तो एटमाइजेशन मतलब क्या, जो सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबके सब सॉलिड एटम्स एक साथ हेल्ड होते हैं, उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ना और एक एक एटम को क्या करना, अलग करना। तो एक बात हमें क्लियर हो रही है कि मेटालिक बॉन्डिंग जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, मेटालिक बॉन्डिंग जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके एटम्स को अलग अलग करना क्या होगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, गेटिंग ना? तो जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा, मतलब, और हमें यहां क्या करना है, हम लोग बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं ना, मतलब दिस इज व्हाट, पॉजिटिव एंथैल्पी, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझे क्या? तो ये पॉजिटिव हो रहेगा, राइट? तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऐसा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा डाउन जाएंगे तो क्या हमने पढ़ा है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ना। तो अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया, हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीजेस, समझे क्या? तो हीट ऑफ एटमाइजेशन विल डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, समझ गए, राइट? तो ये वाला ऑर्डर भी ध्यान में हमें रखना है, समझे क्या? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, राइट? सो देखो जरा, हीट ऑफ एटमाइजेशन में क्या बताया जा रहा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन में बताया जा रहा है कि, देख सकते हो हीट ऑफ एटमाइजेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका है, ऑर्डर देख लो जरा, यहां पे ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज ही पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज, ट्रेंड पूछा जाता है, करेक्ट ना? तो मैक्सिमम हीट ऑफ एटमाइजेशन फॉर लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन व्हाट, सीजियम, करेक्ट? इसका रीजन भी लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ठीक है? अब उसके बाद फ्लेम कलरेशन में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस फ्लेम के कलर्स याद रख लो, बस याद रख लो कि लिथियम शोज क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम, सोडियम शोज गोल्डन येलो, ये याद करना है, इंपॉर्टेंट, याद करना है, ये याद करने वाला इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम गिव्स गोल्डन येलो कलर, पोटेशियम गिव्स पेल वॉयलेट, रुबिडियम गिव्स रेड वॉयलेट एंड सीजियम गिव्स वॉयलेट, समझे क्या? राइट? तो ये तुम ऐसा फिगर देख सकते हो, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, जो जनरली पूछा जाता है, सोडियम का फ्लेम कलर क्या होता है, गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम का पेल वॉयलेट होता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट होता है, और सीजियम क्या होता है, प्रॉपर वॉयलेट कलर का फ्लेम कलर होता है, समझे क्या? राइट? तो अभी इसका रीजन पढ़ लेना कि ऐसा क्यों है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स नाउ लेट अस सी द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है? तो रिड्यूसिंग नेचर का नाम मैं एक बार ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं कल के क्लास में जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बताया था रिड्यूसिंग नेचर इन द गैस स्टेट, करेक्ट ना? और रिड्यूसिंग नेचर इन द गैस स्टेट का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, गैस स्टेट या फ्री स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर मैंने बताया था, करेक्ट ना? क्या ऑर्डर बताया था कि इन गैस स्टेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यस्टरडे दैट इन गैस स्टेट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस ऑर्डर में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, गेटिंग ना? इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, गेटिंग ना? टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा, किसमें, गैस स्टेट में या फ्री स्टेट में, समझेगा? टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा,
एंड एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझे क्या? तो गैस स्टेट में ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर इज दिस, लिथियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड सीजियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझे क्या? एंड एज अ रिजल्ट रिएक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, इन गैस फेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, गैस फेज में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। समझे क्या? इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है आईओसी में, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से पढ़ाई करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में, अदरवाइज किताब रखते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जो जो मैं लिख रहा हूं उसको कॉपी में नोट डाउन करो। समझ गए? राइट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द गैस फेज and the order of reducing nature in the gas phase. In the gas phase reactivity and reducing nature का ये ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर। प्रॉपर हेडिंग दिया गया है, प्रॉपर हेडिंग दिया गया है रिड्यूसिंग नेचर। हम लोग अब दो पार्ट से पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग नेचर इन गैस फेज एंड रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर इन गैस फेज, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इन गैस फेज वो मैंने बता दिया, देख लो, इंपॉर्टेंट, कल बताया था फिर बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन गैस फेज फॉर एल्कली मेटल्स, प्लीज लुक एट इट वेरी प्रॉपर्ली, रीजन के साथ मैंने बताया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा। लेट अस सी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग, मैंने लिख के रखा हुआ है, पहले हम लोग, तुम्हें दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में सब जो लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहे हैं। एन एलिमेंट विच एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छी बात है। Alkali metals act as strong reducing agent because their ionization energy values are low. क्योंकि जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और जो सब्सटेंस जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, राइट। Since the ionization energy decreases on moving down from lithium to cesium, hence reducing property increases in the same order. Thus, lithium is the weakest reducing agent, while cesium is the strongest reducing agent among alkali metals in the free state. तो ये जो कहानी सुनी है तुमने, कहानी ये कल भी सुनी थी, ये कहानी आज भी सुन रहे हो। फर्स्ट पैराग्राफ की जो कहानी है ये किसमें बता रहे हैं, ये गैस फेज में या फ्री स्टेट में बता रहे हैं। दिस इज द ऑर्डर विच दे आर टेलिंग इन गैस फेज। ये गैस फेज के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। समझे क्या? ये जो मैंने तुम्हें लिख के बताया, राइट, ये मैंने जो तुम्हें ऑलरेडी लिखकर बताया, गैस फेज में रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर, गैस फेज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखो ध्यान से, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर ऐसे इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी गैस फेज में या फ्री स्टेट में लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज होगा। इन द गैस फेज लिथियम इज द least reactive and poorest reducing agent, cesium is most reactive and strongest reducing agent। समझे क्या? तो गैस फेज में लिथियम क्या, least reactive and weakest reducing agent, while in the aqueous solution, while cesium is gas phase में most reactive and strongest reducing agent, strongest reducing agent। बात समझ में आई क्या? ये है ऑर्डर किसमें, गैस फेज में। और जैसा मैंने बताया रिड्यूसिंग नेचर हमें दो फेज में पढ़ना है, एक गैस फेज का मैंने बता दिया। एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कहानी छुपी हुई है। समझेगा? तो पहले इसमें पढ़ते हैं, फिर जो मैंने लिखा उसमें आएंगे। ठीक है, नाउ अब देखो जरा, अब अगले पैराग्राफ में आते हैं, ध्यान से पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन्स है। नाउ फ्री स्टेट का हो गया, गैस फेज का हो गया। अब देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन
टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यस नॉट। सो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इन क्या, सोल्यूशन, मतलब सेकंड पैराग्राफ से किसकी बात हो रही है, एक्वस सोल्यूशन में किस तरह से रिड्यूसिंग नेचर में डिसाइड करेंगे उसकी बात हो रही है। इज मेजर्ड बाय इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। फ्री स्टेट में अगर हमें रिड्यूसिंग नेचर किसी भी मेटल का कंपेयर करना है, किसी भी मेटल का रिएक्टिविटी कंपेयर करना है, तो फ्री स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर या रिएक्टिविटी किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, सीधे सीधे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज का कंपैरिजन कर लो। बात समझे क्या? मगर इफ वी हैव टू कंपेयर द रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन द aqueous solution या रिएक्टिविटी इन द aqueous solution, we must focus on only one thing, which is the electrode potential values। मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कहानी को, राइट? चलो पहले मैं अपने वाले एक्सप्लेनेशन में आ जाता हूं। मैंने यहां पे जो एक्सप्लेन किया है देखो जरा, let me just try to bring this आ जा भाई नीचे आ जा। हाँ देखो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, मैंने क्या बताया, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, पहले सुनना ध्यान से, समझ में आएंगी सारी चीजें। रिड्यूसिंग नेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन पहले समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बस हमें सीधा एक चीज देखना है, द ई नॉट वैल्यूज, पहले समझ लो, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने लिख दिया, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने मार दिया क्या, ई नॉट वैल्यूज डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग बिहेवियर देखना है तो चेक करो क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू, समझे क्या? अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखना है तो चेक करो क्या, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन किया है मैंने, क्योंकि ई नॉट वैल्यूज डिसाइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर इन द एक्वस सॉल्यूशन। भूलने की जरूरत नहीं है अब इसको, बहुत बार आएगा ये अभी हमारे पास। क्यों ऐसा? क्योंकि मोर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन मींस सब्सटेंस कैन इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का रिड्यूसिंग पावर या बहुत सारे सब्सटेंसेस के रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना है तो कंपेयर देयर ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू। जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन में ई नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में वो उतना अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे क्या? राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग नेचर कंपेयर करना है तो लुक फॉर व्हाट, लुक फॉर ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। क्यों? बिकॉज मोर द ई नॉट रिडक्शन मींस अ सब्सटेंस कैन अंडरगो रिडक्शन इजीली इन द एक्वस सॉल्यूशन, हेंस कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हमें कई सारे सब्सटेंसेस का, ये चीज मैंने मेटलर्जी में ऑलरेडी कराया हुआ है, जैसे हैलोजेंस का हमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखना था, हैलोजेंस का हमें रिएक्टिविटी देखना था, तो उसके लिए हमने हैलोजेंस का ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कंपेयर किया था और उसके हिसाब से हमने क्या निकाला था, F2Cl2 Br2 एंड I2। मेटलर्जी मैंने पढ़ाया हुआ है, समझे क्या? राइट। इस तरह से हमने ये कंपैरिजन किया था, ई नॉट रिडक्शन के वैल्यू के हिसाब से हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस को निकाला था। इस ऑर्डर में ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, और उसी तरह से हमने मेटल्स में जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान, वो वाला पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, हमने ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू से ही हमने रिड्यूसिंग पावर को कंपैरिजन किया था। समझे क्या? क्योंकि वो सब एक्वस सॉल्यूशन में थे। राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं किसमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ एल्कली मेटल्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग बिहेवियर एंड रिएक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि हम लोग यहां पे एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग बिहेवियर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। समझे क्या? अब यहां से चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना,
अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्वस सॉल्यूशन में किस तरह से हम लोग ये कंक्लूजन में आए कि जस्ट लुक एट द वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। समझे क्या? सो देखो जरा, हमें पता है कि एल्कली मेटल्स, देखो ध्यान से देखो जो मैं पढ़ रहा हूं, फॉर एल्कली मेटल्स टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, the oxidation reaction of alkali metals must proceed spontaneously in the aqueous solution। obviously भाई किसी भी सब्सटेंस को अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो डेफिनेटली एक्वस, अगर किसी भी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि एक्वस सॉल्यूशन में उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि जब तक उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और तब तक वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, है कि नहीं? पहली बात, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा भाई, ये हमारा क्या है, मेटल है सॉलिड स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, क्या देगा, M+, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में तो मेटल का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? राइट। अच्छा, तो कुछ बातें मैंने यहां पे बताई। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसको मैंने ऐसा ब्रैकेट में कवर किया है, इस वाले रिएक्शन को तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले रिएक्शन में तुम्हें डेल्टा एस तुम्हें पॉजिटिव दिखाई देगा। मतलब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, रैंडमनेस, डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब मैंने बताया था ना, दैट मीन्स व्हाट, रैंडमनेस इंक्रीजेस इन द रिएक्शन, दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीजेस इन द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, देखो ना, या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, देखो ना। स्टार्ट किया किससे, सॉलिड मेटल से, और एंड में क्या आया, एक्वस सॉल्यूशन आ गया, तो डेफिनेटली एक्वस सॉल्यूशन इज मोर रैंडम देन द सॉलिड स्टेट ना, गेटिंग ना। तो डेफिनेटली इस पूरे रिएक्शन में जो डेल्टा एस है दैट इज पॉजिटिव, मतलब रैंडमनेस तो भाई इंक्रीज हो रहा है। समझे क्या? राइट। अब देखो जरा, अब मैं यहां पे एक नया एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इसका डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं? जब इसका डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक नया टर्म मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अभी बस इंट्रोडक्शन दिया है, उसको बस यूज करना सिखाया है। रिलेशन होता है किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन का डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, कौन सा E, रिडक्शन पोटेंशियल। समझेगा? तो एक बात तो हम जानते हैं कि ये जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है, ये जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक कंडीशन चाहिए, इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, समझे क्या, एंड जो भी मैंने रिलेशन बताया उसके हिसाब से क्या, डेल्टा जी ऑक्सीडेशन, डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन शुड बी व्हाट, नेगेटिव। समझे क्या? एंड जो अभी रिलेशन बताया, दिस डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, -NFE नॉट ऑक्सीडेशन। समझे क्या? मतलब -NFE नॉट ऑक्सीडेशन। अभी N क्या है, F क्या है, उसमें मत जाओ, हम लोग इलेक्ट्रो मटेरियल पढ़ेंगे, बस अभी E नॉट पे फोकस करो। ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन का E नॉट ऑक्सीडेशन जो भी होगा, मतलब इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो भी होगा, राइट। तो डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अब से तुम्हें पता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू -NFE नॉट ऑक्सीडेशन, दिस शुड बी व्हाट, नेगेटिव। समझे क्या? राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन will be more and more spontaneous if delta G naught is highly negative। ऑब्वियस बात है, जिस भी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो वाला रिएक्शन उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, -NFE नॉट ऑक्सीडेशन। डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो इक्वल टू -NFE नॉट ऑक्सीडेशन। तो अगर डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन इज हाईली नेगेटिव तो -NFE नॉट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो व्हाट, हाईली नेगेटिव, गेटिंग। एंड अगर
माइनस NF E नॉट ऑक्सीडेशन इज हाईली नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, एक्सप्रेशन में फोकस करो, एक्सप्रेशन क्या है, माइनस NF E नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज हाईली नेगेटिव, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, सपोज करो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मैंने लिख दिया, समझे क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस तो यहां से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, E नॉट ऑक्सीडेशन इज व्हाट, हाईली पॉजिटिव, बात समझे क्या, राइट। तो वही चीज मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन विल बी मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा G नॉट ऑक्सीडेशन इज हाईली नेगेटिव, एंड क्योंकि डेल्टा G नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑक्सीडेशन विच मींस E नॉट ऑक्सीडेशन मतलब M से M प्लस, दिस इज व्हाट, हाईली पॉजिटिव, समझे क्या, मतलब जिस एल्कली मेटल का E नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, उसका मतलब वो मेटल एक्वस सॉल्यूशन में उतना अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, उतना स्पॉन्टेनियस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, विच मींस वो मेटल एक्वस सॉल्यूशन में उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात आगे आई है, समझे क्या, राइट। तो अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ऑल्सो वी नो दैट, यहां तक बात क्लियर हुई होगी, यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी, समझ गए, तो मतलब क्या, देयरफॉर alkali metal having greater delta G naught oxidation, having more negative delta G naught oxidation or more positive E naught oxidation, that alkali metal undergoes more spontaneous oxidation in aqueous solution, समझे क्या, acts as a stronger reducing agent in aqueous solution and is more reactive, क्योंकि एल्कली मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज होकर रिएक्ट करते हैं ना, सो इट इज मोर रिएक्टिव इन एक्वस सॉल्यूशन, समझे क्या, तो ये तीन बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझे क्या, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे पहले हम लोग वैल्यूज पे पहले एक बार फोकस कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके बेसिस पहले एक बार वैल्यूज पे फोकस कर लेते हैं। देखो जरा यहां पे ये जो पूरा लिखा है इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम लोग रिजल्ट पे आ जाते हैं एक बार, एक्वस सॉल्यूशन पे, एक्वस सॉल्यूशन में रिजल्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो जरा पहले देखो ये क्या है, E नॉट ऑक्सीडेशन दिया गया है, दिस इज E नॉट ऑक्सीडेशन, E नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, सोडियम कितना है 2.71, पोटेशियम कितना है 2.93, रुबिडियम कितना है 2.99, सीजियम कितना है 2.99 और सबसे ज्यादा क्या है 3.05 लिथियम, समझे क्या। तो इसके हिसाब से E नॉट ऑक्सीडेशन के वैल्यूज का हमें ऑर्डर क्या दिख रहा है, E नॉट ऑक्सीडेशन के वैल्यूज का हमें ऑर्डर जो दिख रहा है यहां पे हमें जो ऑर्डर दिख रहा है E नॉट ऑक्सीडेशन के वैल्यूज का, मैं यहीं पे लिखता हूं, therefore for alkali metals in aqueous solution, अभी देखना ध्यान से, हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा सोडियम aqueous solution में alkali metals, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम, ये ऑर्डर में क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर में हमें दिख रहा है कि पहला E नॉट ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग नेचर
इंक्रीजेस एंड तीसरा रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इट मींस दैट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन पहले रिजल्ट पे फोकस कर लेते हैं। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में लीथियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent, right, has maximum positive E0 oxidation, जबकि सोडियम is least reactive among alkali metals। समझे क्या? aqueous solution में सोडियम is least reactive, weakest reducing agent, has least positive E0 oxidation, it is least reactive, weakest reducing agent, getting ना, has least positive E0 oxidation। समझे क्या? राइट तो this is the order of reactivity, order of reducing nature in the aqueous solution। समझेगा? तो ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर तुम इसको गैस स्टेट के ऑर्डर से कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमने गैस स्टेट में क्या देखा था, अभी पूरा एक्सप्लेन तो करना ही है। गैस स्टेट में हमने क्या देखा था? गैस स्टेट में हमने जो ऑर्डर देखा है, गैस स्टेट में ऑर्डर ये है, देखो जरा गैस स्टेट के ऑर्डर कंपेयर, दिस इज द ऑर्डर इन द गैस स्टेट। मतलब गैस स्टेट में भी सोडियम से लेकर सीजियम तक रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। द ओनली डिफरेंस इज गैस स्टेट में लिथियम कैसा है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। एक्वस सॉल्यूशन में आए, एक्वस सॉल्यूशन में आए तो वही ऑर्डर है। एक्वस सॉल्यूशन में आए, एक्वस सॉल्यूशन में आए तो वही ऑर्डर है, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही ऑर्डर है। बस डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया? लास्ट में जो सीजियम है लास्ट में जो लिथियम है, लीस्ट रिएक्टिव जो लिथियम है, उसको क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन में वो सबसे पहले आ गया। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इन द एक्वस सॉल्यूशन। बस ये डिफरेंस है, देयर इज नो अदर डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है ही नहीं इन द एक्वस सॉल्यूशन एज वेल इन द गैसियस स्टेट। समझे क्या? राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। समझे क्या? एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द aqueous solution, order of reducing nature as well as the order of reactivity in the aqueous solution। तो aqueous solution में हमें कभी भी कंपैरिजन करना है तो हमेशा क्या देखना है? हमें E0 वैल्यूज को देखना है। aqueous solution में कभी भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर और रिड्यूसिंग बिहेवियर देखना है, हमें कंपैरिजन करना है तो हमें क्या देखना होगा? हमें E0 वैल्यूज देखना होगा। अब फटाफट से पूरे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मैंने रिजल्ट बता दिया, रिजल्ट से एक क्वेश्चन आता है, फटाफट से पूरे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि हमें E0 वैल्यूज क्यों आखिर ऐसा हम लोग करते हैं कि E0 वैल्यू ही हमें फाइनल ऑर्डर बताता है। देखो जरा यहां पे हमने यहां तक बातें कर ली थी, यहां तक हमने बातें कर ली थी, ये मैंने रिएक्शन लिखा था और यहां तक मैंने बता दिया था। ठीक है, राइट। तो अगर स्पॉन्टेनियस ज्यादा होगा तो डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन मैक्सिमम नेगेटिव होगा, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा होगा? हाईली पॉजिटिव होगा। समझे क्या? राइट। तो दूसरी बात हमें ये चीज पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है दैट इज रिलेटेड विद डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बाय द रिलेशन व्हाट? बाय विच रिलेशन? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझे क्या? हमें दिख रहा है कि डेल्टा एस इस वाले रिएक्शन में डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली टी डेल्टा एस भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझे क्या? तो माइनस टी डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो देखना ध्यान से, अगर डेल्टा जी को नेगेटिव बनना है, अगर डेल्टा जी को नेगेटिव बनना है तो पहली बात क्या, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? डेल्टा जी को अगर नेगेटिव बनना है, क्योंकि रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस एक टर्म तो नेगेटिव है। अब रही बात किसकी? इसकी।
तो ये वाला वैल्यू जो है, या तो दिस शुड बी लीस्ट पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो सबसे बहुत कम से कम पॉजिटिव हो, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तभी जाकर के ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तभी जाकर के ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस लग गया तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक ना। और उसमें ये वाला टर्म ऐड हो गया, डेल्टा एच वाला टर्म ऐड हो गया है, तो पूरे वाले एक्सप्रेशन को अगर नेगेटिव बनना है तो माइनस टी डेल्टा एस तो ऑलरेडी नेगेटिव बैठा हुआ है, तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव भी है तो वो कम से कम पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव है तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो, समझे क्या, राइट। तो वही मैंने बताया कि अगर दिस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन का, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच शुड बी व्हाट, लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट रिएक्टिव, ओनली देन डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन विल बी मैक्सिमम नेगेटिव, ई नॉट ऑक्सीडेशन विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एम विल बी मोस्ट स्पॉन्टेनियस इन द aqueous solution, क्योंकि डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा नेगेटिव या ई नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एम इन द aqueous solution उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, और जितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एम उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा aqueous solution में, एंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड मोर रिएक्टिव, समझे क्या, राइट। तो अब जाकर के हमारा सारा फोकस अभी कहां शिफ्ट होगा, डेल्टा एच के वैल्यू पे, समझे क्या, राइट। तो अब देखो जरा, यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने बताया है कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन जो ये बस एक्सप्लेनेशन पार्ट है, समझे कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन निकलता है जो कि थ्योरी में लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, दिस ओवरऑल रिएक्शन अकर्स इन 3 स्टेप्स। ये जो ओवरऑल रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है सब्लिमेशन ऑफ मेटल, सॉलिड मेटल टू गैस मेटल एटम्स, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल इनटू गैस मेटल एटम्स। तो ये सॉलिड मेटल अपने मेटालिक बॉन्डिंग में होगा, उसको हीट करेंगे तो उसको गैस मेटल एटम्स, मतलब एटमाइजेशन करना है एक तरह से हुआ, समझेगा। तो इसमें जो पहले वाले स्टेप है, जो एनर्जी लग रहा है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एनर्जी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करे तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेप 2, एक बार हमारे पास गैस एटम आ गया तो स्टेप 2 में क्या है, अब हम गैस एटम को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस एटम कटायन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, सेकंड स्टेप, समझे क्या। तो आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, तो ये मेटल एटम है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, गैस कटायन में कन्वर्ट किया, तो आयनाइजेशन किया, तो इसमें क्या किया हमने, एनर्जी दिया, तो एनर्जी दिया, तो इसका सेकंड डेल्टा H2 क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई किया जाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। फिर एक बार हमारे पास गैस मेटल कटायन आ गया, अब क्या करना है, हमें गैस मेटल कटायन का हाइड्रेशन करना है, समझे क्या, क्योंकि फाइनली हमें जो रिएक्शन दिखाना है किसमें दिखाना है, कटायन हमें चाहिए aqueous सॉल्यूशन में ना। तो अब फाइनली हमें क्या करना है, गैस मेटल कटायन का हाइड्रेशन करना है। तो स्टेप 3 क्या है, हाइड्रेशन ऑफ द गैस मेटल कटायन। तो गैस मेटल कटायन प्लस एन वाटर गिव्स व्हाट, हाइड्रेटेड आयन। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी व्हाट, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दिस विल बी व्हाट, हाईली नेगेटिव, समझे क्या। तो ओवरऑल रिएक्शन जो आया हमारे पास वो क्या हो गया, एम सॉलिड प्लस NH2O गिव्स M प्लस aqueous प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, समझे। और इस वाले रिएक्शन का जो ओवरऑल डेल्टा H है दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसा है, पॉजिटिव है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसा, पॉजिटिव है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसा है, नेगेटिव है, समझे क्या। तो वही मैंने बताया है, हमारा पर्पस क्या है कि अगर डेल्टा जी, अगर ये वाला रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन को हाईली स्पॉन्टेनियस बनाना है तो इसके डेल्टा जी को क्या करना पड़ेगा, हाईली नेगेटिव बनाना पड़ेगा, या इसके इनोड ऑक्सीडेशन को क्या करना पड़ेगा, हाईली पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी क्या है, इसका डेल्टा एच जो है कम से कम पॉजिटिव हो या ज्यादा से ज्यादा क्या हो, नेगेटिव हो, करेक्ट ना। सो डेल्टा एच ओवरऑल, ये जो मैंने लिखा डेल्टा एच ओवरऑल टू बी लीस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव, ये कब पॉसिबल है, ये डेल्टा एच ओवरऑल मतलब ये वाला वैल्यू विल बी लीस्ट पॉजिटिव और मोर नेगेटिव कब होगा, जब जो पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं वो कम से कम हो, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, नेगेटिव हो, तब जाकर के क्या होगा, ये ओवरऑल एंथैल्पी क्या होगा, विल बी लीस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव।
विच विल मेक डेल्टा जी कैसा, मोस्ट नेगेटिव, एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा, मोस्ट पॉजिटिव। समझे क्या? राइट। तो ये वाली चीज है गेटिंग। अब देखो जरा, तो यहां पे हम जो देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका स्पॉन्टेनिटी कौन कौन से फैक्टर से डिपेंड कर रहा है? इसका स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करेगा कौन कौन से फैक्टर्स पे? इसके डेल्टा एच पे और डेल्टा एस पे, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ना। समझे क्या? डेल्टा एच के पार्ट्स कितने हैं? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, और ये डेल्टा एस। ये दोनों फैक्टर्स जो है डेल्टा एच और डेल्टा एस के फैक्टर्स, दे आर all these deciding factors are covered under what? Delta G oxidation, which is equal to this. मतलब जितने भी फैक्टर्स स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, एज वेल एज व्हाट? द डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन. All these factors are covered under one mathematical expression, which is what? Delta G is equal to this. समझेगा? ये सारे फैक्टर्स को किसने कवर कर लिया? इसने कवर कर लिया। मतलब सारे फैक्टर्स को किसने अकाउंट फॉर कर लिया? डेल्टा जी ने अकाउंट फॉर कर लिया। एंड डेल्टा जी को कौन अकाउंट फॉर कर रहा है? ये पूरा ई नॉट ऑक्सीडेशन अकाउंट फॉर कर रहा है। इसी वजह से मैंने यहां पे क्या बताया, दैट इज वाई टू स्टडी द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन, जस्ट नो द वैल्यू ऑफ ई नॉट। क्योंकि अगर हमें ई नॉट के वैल्यू पता है, मतलब एक तरह से हमें डेल्टा जी नॉट के वैल्यू पता है, और डेल्टा जी नॉट के वैल्यू पता है मतलब हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन पता है। समझेगा? तो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम लोग किताब में आ जाते हैं। हमने यहां पे क्या देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम नेगेटिव होना चाहिए। तो वही वाली चीजें हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं किताब में क्या लिखा है। किताब में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ऑर्डर तो मैंने बता दिया तुमको। एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, उसको ध्यान रखना। अब देखो, सिंस अल्कली मेटल्स हैव गॉट हाई ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बिकॉज दैट स्टैंडर्ड ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज स्ट्रांगली पॉजिटिव, अल्कली मेटल्स कैन इवन रिड्यूस वाटर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है हाइड्रोजन चैप्टर में। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां पे रीजन देखना है कि हाउ एवर इट इज ऑब्जर्व दैट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल अल्कली मेटल्स इन द सॉल्यूशन, एज ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम। देख रहा है ना? ये वाला सोडियम से लेकर सीजियम तक का ऑर्डर देखोगे तो दिस ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर इन द गैसियस स्टेट, मगर लिथियम गैसियस स्टेट में लीस्ट रिएक्टिव था, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, मगर यहां पे कैसा हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ड्यू टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो इसको देखते हैं जरा। अब यहां पे वही पूरा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। देखो, इट लुक्स सरप्राइजिंग दैट एट फर्स्ट साइट लिथियम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी among all the alkali metals act as the strongest reducing agent in the solution. है कि नहीं? This can be explained if we understand the fact that the ionization energy is the property. देखो यहां पे दिख तो रहा है कि लिथियम का तो आयनाइजेशन एनर्जी तो भाई सबसे ज्यादा होता है, फिर भी सोल्यूशन में लिथियम क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझेगा? उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा हो गया? मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। तो अभी एक एक करके सारी चीजें खुलती हैं। देखो, इट लुक्स सरप्राइजिंग दैट लिथियम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अमंग अल्कली मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द सॉल्यूशन. This can be explained if we understand the fact that ionization energy is the property of the isolated atom in the gaseous state, while oxidation potential is concerned when the metal atom goes into the solution. तो क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर अकेले आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। अब डिसाइडिंग फैक्टर कितने हैं? अभी मैंने बताया। अब डिसाइडिंग फैक्टर कितने हैं? डिसाइडिंग फैक्टर है ई नॉट ऑक्सीडेशन, एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन को कौन कवर कर रहा है? डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ई नॉट ऑक्सीडेशन। समझे क्या? डिसाइडिंग फैक्टर इज ई नॉट ऑक्सीडेशन, एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन कितने सारे फैक्टर्स लेकर आया है? ई नॉट ऑक्सीडेशन अकेले आयनाइजेशन एनर्जी लेकर नहीं आया है। ई नॉट ऑक्सीडेशन सब्लिमेशन एनर्जी भी कवर कर रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन एनर्जी भी कवर कर रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन आयनाइजेशन एनर्जी भी कवर कर रहा है। बात समझ में आई क्या? राइट। तो एक्वस सॉल्यूशन में अकेले आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं होगा, वो ई नॉट वैल्यू से डिसाइड होगा, और ई नॉट वैल्यूज इंक्लूड सो मेनी फैक्टर्स, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी एज वेल एज द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। राइट। तो देखो,
आयनाइजेशन एनर्जी का ये चेंज, whereas ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन्वॉल्व्स दिस पर्टिकुलर चेंज। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, गैस से गैस, मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, सॉलिड से एक्वस। सो अब चेंज अकर्स इन 3 स्टेप मैंने बताया, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये 3 मैंने बता दिए, ठीक है। तो अब देखो जरा, सभी अल्कली मेटल्स के लिए सब्लिमेशन एनर्जी इज नियरली सेम फॉर ऑल द अल्कली मेटल्स, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन स्टेप 2 इज द आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पे स्टेप 2 में एनर्जी जो चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, विच इज हाईएस्ट फॉर लिथियम, ठीक है। तो लिथियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कैसा हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया, विच इज नॉट फेवरिंग, बट लिथियम आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, hence it has got maximum degree of hydration, thus in third step the maximum hydration energy is released in lithium। समझे क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया लिथियम के केस में, यहां पे जो हमें दिख रहा है लिथियम के केस में सब्लिमेशन एनर्जी सबके लिए कैसा है, एक बराबर है। लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड हाइड्रेशन एनर्जी कैसा, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम ने क्या किया, लिथियम के लिए इस ओवरऑल डेल्टा एच आर को क्या कर दिया, लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव बना दिया। लिथियम के लिए डेल्टा एच आर को क्या कर दिया, लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव बना दिया, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है, मैक्सिमम नेगेटिव है फॉर लिथियम। समझे क्या, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इज मैक्सिमम नेगेटिव फॉर लिथियम, तो लिथियम के लिए डेल्टा एच आर इज लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव। That is why for lithium delta G naught oxidation is maximum negative and E naught oxidation is maximum positive। समझे क्या, तो यही चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो जरा, ये देखो जरा, जैसे लिथियम के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्लिमेशन, इतना सोडियम का इतना, पोटेशियम का इतना। सेकेंड स्टेप क्या है, आयनाइजेशन, लिथियम का देखो ज्यादा है, इतना इतना इतना। तो अगर हम लोग अभी फर्स्ट और सेकंड स्टेप मतलब क्या, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन के हिसाब से बात करें, मैंने क्या बताया था, डेल्टा एच आर को सबसे कम पॉजिटिव बनाना है, मतलब सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन दे शुड बी लीस्ट पॉजिटिव, समझे क्या, एंड हाइड्रेशन शुड बी मैक्सिमम नेगेटिव। तो लिथियम के लिए पहले दो फैक्टर्स देखो फेवरेबल नहीं है, लिथियम के लिए पहले दो फैक्टर्स का कैसे वैल्यू, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि बाकी के लिए फेवरेबल है, कम पॉजिटिव वैल्यू है। मगर स्टेप 3 हाइड्रेशन में कहानी एकदम से पलट गई, लिथियम में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गया, मगर सोडियम और पोटेशियम में उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ओवरऑल, ये देखो ओवरऑल लिथियम के लिए, ये जो है ना ओवरऑल देखो लिथियम के लिए डेल्टा एच आर, ओवरऑल डेल्टा एच लिथियम के लिए सबसे कैसा हो गया, 136, 168, 150। तो लिथियम के लिए ओवरऑल डेल्टा एच कैसा हो गया, लीस्ट पॉजिटिव हो गया। क्योंकि लिथियम के लिए ओवरऑल डेल्टा एच लीस्ट पॉजिटिव हो गया, इस वजह से लिथियम के लिए, लिथियम सॉलिड से लिथियम एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए डेल्टा जी कैसा हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव हो गया। इस वजह से लिथियम का ये वाला रिएक्शन कैसा हो गया, मोस्ट स्पॉन्टेनियस हो गया। इस वजह से लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात समझे क्या, राइट, आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि 10 with greater ease the following overall change occurs in lithium। lithium में डेल्टा एच ओवरऑल कैसा, लीस्ट पॉजिटिव है, इस वजह से इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड दैट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिथियम इज सोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन it is possible for lithium to act as a strongest reducing agent and to act as most reactive element among all alkali metals। समझे क्या, तो इसमें लास्ट वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकल आता है। उसके बाद क्वेश्चन, इस पूरे वर्किंग से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, क्वेश्चन कहां से निकलता है, क्वेश्चन यहां से निकलता है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है,
ऑर्डर जो मैंने लिखवाया है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, ये ऑर्डर याद रखना बेस्ड अपॉन द ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस ऑर्डर से आएगा, समझे क्या? ये तो पूरा वर्किंग था मैंने जो एक्सप्लेन किया है, तुम्हें समझना जरूरी है वर्किंग, इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने। बाकी ऑर्डर जो है यहां पे मैंने लिखा था, इसका ऑर्डर ये लिखा है, ये जो ऑर्डर है यहां पे, ये वाला जो ऑर्डर है यहां पे जो मैं बातें कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स हैविंग मोर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन और मोर पॉजिटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन, उनके लिए एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। सो फॉर एल्कली मेटल्स दिस इज द ऑर्डर, ये नहीं, यहां से ये सेम है और ये ऐसे है, समझे क्या? सो ई नॉट ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, समझे क्या? विल स्टॉप हियर, थैंक यू।